जरा एक पल के लिए ऐसी जमीन के बारे में सोचिए जो इतनी अमीर थी, इतनी ज्यादा अमीर कि उसने सचमुच में दुनिया भर के साम्राज्यों को फंड किया था। एक ऐसी जगह जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा ही तय कर दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी महान भूमि के इतिहास और इसके उस सफर को समझेंगे जो सच में किसी को भी हैरत में डाल सकता है। अब इस नंबर को देखिए, 12%। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये पूरी दुनिया की जीडीपी में बंगाल की ऐतिहासिक हिस्सेदारी थी। आज के दौर में किसी एक राज्य के पास इतनी दौलत होने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक इंजनों में से एक था। मतलब इसका रुतबा ऐसा था कि उस जमाने की रोमन रानियां बंगाल का बुना हुआ रेशम पहनती थीं और मिस्र के फिरौन तक यहाँ के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। इस अपार दौलत ने बंगाल को सिर्फ एक आम जगह नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और सिविलाइजेशन का एक सच्चा पालना बना दिया था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर बंगाल के साथ ऐसा क्या हुआ? एक तरफ वो असीम दौलत वाला शानदार अतीत और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, एक ऐसी बंटी हुई जमीन जो गरीबी और राजनीतिक हिंसा से जूझ रही है। इतना भयंकर बदलाव आखिर हुआ कैसे? इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने के लिए हम इस पूरे सफर को इन 6 अहम हिस्सों में देखेंगे। कैसे ये एक ग्लोबल वेल्थ इंजन बना, अंग्रेजों की लूट और धोखा, बंगाल का पुनर्जागरण, वो दुखद बंटवारा, इंडस्ट्रियल पतन और आज के आधुनिक संघर्ष और ठहराव। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ग्लोबल वेल्थ इंजन, संस्कृति और व्यापार का पालना। अगर हम बहुत पीछे जाएं तो प्राचीन ग्रीक और लैटिन ग्रंथों में गांगारिडाई नाम के एक बेहद ताकतवर साम्राज्य का जिक्र मिलता है। सोचिए, इनकी सेना में 4000 युद्ध के लिए तैयार हाथी थे। ये साम्राज्य इतना खौफनाक था कि सिकंदर महान की अजय सेना ने भी इसके आगे पूर्व की ओर बढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। वो भी जानते थे कि बंगाल से पंगा लेना ठीक नहीं है। कमाल की बात है ना, उस वक्त के विदेशी यात्री बंगाल को राष्ट्रों का सर्वोपरि यानी पैरामाउंट ऑफ नेशंस कहकर बुलाते थे। 16वीं सदी में बंगाल सल्तनत के दौरान और बाद में मुगलों के सबसे अमीर सूबे के तौर पर इस जगह का पूरी दुनिया में एक अलग ही जलवा था। और आपको पता है, इनकी सबसे मशहूर चीज सिर्फ खेती नहीं बल्कि उनका प्रोडक्शन था। बंगाल पूरी दुनिया में जहाज बनाने, रेशम और अपने उस जादुई मलमल के कपड़े के लिए मशहूर था। ये मलमल इतना ज्यादा महीन होता था कि 50 मीटर लंबा कपड़े का रोल आपकी जेब में रखी एक माचिस की डिब्बी के अंदर आराम से आ सकता था। इन्हीं सब चीजों ने बंगाल को उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर ट्रेड हब बना दिया था। लेकिन अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लूट और ब्रिटिश विश्वासघात, नवाबों का पतन। देखिए, जहां इतनी बेहिसाब दौलत होगी वहां लालच तो आएगा ही। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इन सभी यूरोपीय शक्तियों को बंगाल की इस दौलत का एक टुकड़ा चाहिए था और ये सब जाके खत्म हुआ 1757 के प्लासी के युद्ध में। अब ये मत सोचिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जंग अपनी किसी शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी से जीती थी। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसे जीता था दुनिया के सबसे बड़े धोखे से। सेनापति मीर जाफर ने सत्ता के लालच में अपने ही नवाब सिराजुद्दौला को बेच दिया। बस फिर क्या था, अंग्रेजों के हाथ बंगाल के खजाने की चाबियां लग गईं और शुरू हुई एक ऐसी खौफनाक लूट जिसने दुनिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1 करोड़, जी हां, 10 मिलियन। ये वो अनुमानित आंकड़ा है जो 1770 के भयंकर अकाल में मारे गए लोगों का है। इस एक अकाल ने बंगाल की 1/3 आबादी को पूरी तरह मिटा दिया। लोग बस भूख से तड़प तड़प कर मर गए। और सबसे क्रूर बात क्या थी बताए? आप शायद सोचेंगे कि इतनी भयानक भूखमरी के वक्त अंग्रेजों ने कुछ तो रहम खाकर टैक्स कम किया होगा। जी नहीं, राहत देने के बजाय उन्होंने उल्टे टैक्स और बढ़ा दिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, प्रतिरोध और पुनर्जागरण, एक बौद्धिक जागरूकता। देखिए, आप बंगाल के लोगों से उनका पैसा तो छीन सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट को तोड़ना नामुमकिन था। इसी गहरे अंधेरे से जन्म हुआ एक जबरदस्त कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लहर का, जिसे हम बंगाल पुनर्जागरण या बंगाल रेनेसा के नाम से जानते हैं। जरा इन दिग्गजों पर गौर कीजिए। राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने क्रूर सती प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह की लड़ाई लड़ी। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और बिल्कुल निडर सुभाष चंद्र बोस। खुदीराम बोस और बाघा जतिन जैसे युवा क्रांतिकारियों की बमबारियों और गुरिल्ला हमलों के साथ मिलकर बंगाल देखते ही देखते भारतीय आज़ादी की लड़ाई का धधकता हुआ केंद्र बन गया।
लेकिन फिर आता है चौथा हिस्सा, दुखद विभाजन। फूट डालो और राज करो। अब अंग्रेज इस एकजुट बंगाली ताकत से अंदर तक घबरा गए थे। तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या था? वही पुरानी और जहरीली चाल, फूट डालो और राज करो। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया। हालांकि भारी विरोध के चलते 1911 में उन्हें ये वापस लेना पड़ा, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर तो वो बो ही चुके थे। और फिर 1947 में जाते जाते उन्होंने बंगाल को बेरहमी से दो हिस्सों में काट दिया। एक तरफ भारत का पश्चिमी बंगाल और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान। और हम सब जानते हैं कि इसी का नतीजा था 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। 1947 का ये बंटवारा एक भयानक त्रासदी से कम नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों बहुत ही क्रूर आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव झेलना पड़ा। हद तो तब हो गई जब सरकार ने उनकी भाषा तक छीनने की कोशिश की। सोचिए, 1952 में बंगालियों को अपनी मातृभाषा बोलने के बुनियादी अधिकार तक के लिए अपना खून बहाना पड़ा। यही वो गुस्सा और तनाव था जो बाद में एक बड़े जनसंहार का कारण बना। अब चलते हैं पांचवें हिस्से पर, औद्योगिक पतन, पावर हाउस से विरोध तक। अगर हम वापस पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़े तो 1947 के बाद भी ये भारत का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। लेकिन फिर शुरू हुई एक ऐसी आर्थिक गिरावट जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे समझने के लिए जरा मानसिकता में आए इस बदलाव को देखिए। 1960 के दशक में बंगाल अकेले पूरे भारत के औद्योगिक उत्पादन में 27% का शानदार योगदान दे रहा था। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते जब पूरी दुनिया तकनीक अपना रही थी, तब यहां सड़कों पर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये कहकर प्रदर्शन हो रहे थे कि कंप्यूटर नौकरियां खा जाएंगे। उग्र ट्रेड यूनियनों और इन तकनीक विरोधी नीतियों ने बड़े बड़े उद्योगों को राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। और ये दौर सिर्फ उद्योगों के जाने का नहीं था। स्रोतों में मौजूद आंकड़ों के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के 34 साल के उस शासनकाल के दौरान 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुईं। ये नंबर साफ तौर पर बताता है कि उस वक्त राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का स्तर कितना खौफनाक था। आखिर में आते हैं हमारे छठे चरण पर, आधुनिक संघर्ष और ठहराव, रंगों में बदलाव। साल 2011 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को सत्ता से बाहर कर दिया और एक बड़े परिवर्तन का वादा किया। लेकिन क्या सच में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव आया? राज्य आज भी कुछ बेहद गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स और तथ्य बताते हैं कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा कभी रुकी ही नहीं। जिन हिंसक कैडरों ने पहले आतंक मचा रखा था, उन्होंने बस अपनी पार्टियों के झंडे बदल लिए। उसके बाद लाखों लोगों का भरोसा तोड़ने वाले एसएससी भर्ती घोटाले और शारदा चिटफंड जैसे बड़े मामले सामने आए। और सबसे दुखद बात, संदेश खाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की भयानक सच्चाई को उजागर किया है। कुछ वेलफेयर स्कीम जरूर चल रही हैं, लेकिन अच्छी नौकरियों की कमी की वजह से आज भी पढ़े लिखे युवाओं को दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रख के देखें तो ये कितना बड़ा और दुखद विरोधाभास है ना? एक ऐसी जगह जहां बेजोड़ बौद्धिक प्रतिभा और ऐतिहासिक संपत्ति मौजूद थी, उस ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस को लालच, बंटवारे और इस जहरीली राजनीति ने धीरे धीरे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन देखिए, इतने साम्राज्यों, क्रूर अकालों और खूनी विभाजनों को सहने के बाद भी बंगाल के लोगों का जो लचीलापन है वो आज भी जिंदा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल कभी राख से उठकर अपने उस खोए हुए गौरवशाली अतीत को वापस पा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। आज के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान के सफर को जारी रखने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे।